नमस्कार। द न्यूज अड्डा के खास इलेक्शन इंटरव्यू सीरीज तर्कश विद पवन लालचंद में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको लेकर के कहा जाता है कि पिछले करीब करीब पौने 5 सालों में जो सरकार में गवर्नेंस को लेकर के डिलीवरी के मामले में, जिन्हें आजकल मिनिस्टर नंबर 1 भी कहा जाता है, क्योंकि एक समय वो था जब उनको मंत्री बनाया गया था तब उनको ऐसा विभाग दिया गया कि उन्होंने खुद भी कहा और लोगों ने भी कहा कि एक क्रिकेटर को फुटबॉल के मैदान में उतार दिया गया, देखना होगा क्या वो गोल कर पाएंगे, क्योंकि उनको रन बनाने की आदत थी, उनको गोल करना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुबोध उनियाल की, उत्तराखंड के कद्दावर मंत्री, कृषि मंत्री सुबोध उनियाल जी। चर्चा में आपका स्वागत है। क्या समझा जाए कि क्रिकेटर अब अभी भी रन बना रहे हैं या गोल कर पा रहे हैं? पूरे पौने 5 साल का क्या एक्सपीरियंस है एग्रीकल्चर को लेकर के, उद्यान विभाग को लेकर के? क्योंकि जब चर्चा होती है, जब आपके घर में भीड़ देखते हैं, उससे पता चलता है कि काफ़ी कुछ काम तो हो रहा है, लेकिन अब तो आकलन करने का समय, जनता के बीच जाने का समय है। देखिए, निश्चित रूप से जब मुझे कृषि मंत्रालय मिला तो मेरे लिए एक ये नया मंत्रालय था, क्योंकि मैंने खुद भी कहा था कि क्रिकेट के खिलाड़ी को हॉकी की टीम में डाल दिया, लेकिन चूँकि जिम्मेदारी थी, जिम्मेदारी का निर्वहन करना था, तो अब मैं इस विभाग में बड़ा एंजॉय करता हूँ। मैं दोबारा अगर मुझसे जब भी सरकार बनने पूछ जाएगा कौन सा विभाग, तो मेरी प्राथमिकता कृषि ही होगी। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि कृषि के क्षेत्र में हम लोगों ने जो पिछले 4.5 पौने 5 वर्षों में जो काम किए, एक आमूल चूर परिवर्तन हम लोगों ने लाने का प्रयास किया। वर्क कल्चर से लेकर के किसान को इनपुट किस तरह का पहुँचे, किस तरह उसके लिए पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटीज हो और किस तरह मार्केटिंग की व्यवस्था हो। और जिस तरह भारत सरकार का ही फोकस था, इसका मुझे फ़ायदा मिला कि भारत सरकार से तमाम तरह की हमें योजनाएं मिली। हम लोगों के जो भी सबमिशन भारत सरकार में गए, उन पर भारत सरकार ने बहुत ही सहृदयता के साथ हम लोगों की बातें मानी, और 100 से ज़्यादा रिफॉर्म्स हमने पिछले पौने 5 वर्षों में एग्रीकल्चर सेक्टर में किए, और इसका सीधा सीधा इसका प्रभाव दिख भी रहा है। और यही कारण था कि पिछले पौने 4 वर्षों में कोविड को हटा दीजिए तो कुल मिलाकर के अभी तक 2 वर्षों तक प्रोडक्टिविटी पे सर्वश्रेष्ठ कृषि कर्मणा पुरस्कार हमें मिला। 2 वर्षों तक लगातार बेस्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ द कंट्री हमें प्राप्त हुआ, और इस बार पिछले 4 सालों में पहली बार इस बार बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट का जो अवार्ड हुआ वो भी हम लोगों को प्राप्त हुआ। तो ये कहीं ना कहीं ये हमारे विभाग के कामों का परिणाम था कि भारत के नक्शे पर भी हम लोग स्थापित हुए कि एग्रीकल्चर सेक्टर में उत्तराखंड भी अपने को स्थापित कर रहा है। ये हमने देखा, आपको 2 कृषि कर्मण अवार्ड मिले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया, और उसके बाद ऑर्गेनिक में और हॉर्टिकल्चर में हाल में इस साल आपको अवार्ड मिला। लेकिन ज़मीन पे क्या फ़र्क आया है? क्या जिस तरह हमारा कृषि का रकबा घट रहा था, जिस तरह पहाड़ से लोग पलायन कर रहे थे, खेती चाहे वो जंगली जानवर हो या दूसरी वजहों से जो खेती से मोह भंग हो रहा था, कुछ ज़मीन पे उसमें किस तरह के सुधार आए हैं? देखिए, 2-3 आंकड़े मैं आपको दूंगा। पहला आंकड़ा तो ये है कि जो तकरीबन पिछले 20 वर्षों जब हम लोगों की सरकार बनी थी, तो तकरीबन 15-16% एग्रीकल्चर लैंड में कमी इस राज्य में आई थी, और 2020 के आते आते 21 के आते आते ये बढ़कर के 17% हो गई। 17% एग्रीकल्चर लैंड में कमी होने के बावजूद हमने प्रोडक्टिविटी को 14% बढ़ाने का काम किया। तो अगर आपकी उत्पादकता बढ़ रही है और ज़मीन कम हो रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रयासों का ये फल है कि उत्पादन ज़्यादा हुआ ज़मीन कम होने के बावजूद। तो जो हम लोगों ने मैकेनाइजेशन के माध्यम से कि किस तरह से किसान को हम बेहतर इनपुट दे सकें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की उसको मशीन उपलब्ध करा सकें। मैं जब उस राज्य में मंत्री बना, उस समय राज्य में हमारे पास एक भी फार्म्स मशीनरी बैंक नहीं था, और उस समय हमारी परिकल्पना थी कि हम इस राज्य की 670 न्याय पंचायतों में फार्म्स मशीनरी बैंक स्थापित करने के 5 वर्ष के एक संकल्प के साथ हम चले। पर मुझे खुशी है कि केवल 3 वर्षों में ही हमने 1556 से ज़्यादा फार्म्स मशीनरी बैंक अपने राज्य में स्थापित किए, जिस पर 80% सब्सिडी के माध्यम से हमने किसान को हर तरह के नई तकनीकी कृषि यंत्र उपलब्ध कराए। इसके अलावा मैदानी क्षेत्रों में 184 कस्टम हायर सेंटर्स हम लोगों ने स्थापित किए। इसके साथ साथ पावर टेलर, पावर बीडर्स 80% सब्सिडी पर हमने इंडिविजुअल किसान को देना का काम किया। और इनपुट में अगर आप देखें, कोविड में स्थिति ये थी कि हमने 75% सब्सिडी पे उनको बीज देने का काम किया। आज भी हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ सर्वाधिक सब्सिडी देने वाले राज्यों में हम बने। हम जो अगर आप देखेंगे, हमने एंटी हेलनेट पे बढ़ा करके सब्सिडी को 75% करने का काम किया। इसके साथ साथ जो कृषि यंत्रों को 80% के साथ साथ हम लोग ड्रिप इरीगेशन में, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में पानी की समस्या है, और पानी की समस्या को देखते हुए पूरे देश को हम लोग पानी दे रहे हैं, लेकिन हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में 92% ज़मीन जो है वो अनइरीगेटेड है, असिंचित ज़मीन है। तो इसके लिए हम लोगों ने जो
एक्शन प्लान बनाया, वो ये किया कि हम वाटर हार्वेस्टिंग टैंक और टैंक्स बना करके हम किस तरह किसान को ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से कम पानी में ज़्यादा उत्पादन, इस कंसेप्ट पे चले और हमने आज सब्सिडी इसको 80% करने का काम किया। कलेक्शन सेंटर्स और कूल रूम, सीए स्टोर्स, ये तमाम चीज़ें दे करके उसको कहीं ना कहीं प्री हार्वेस्ट के साथ साथ पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटीज देने का काम भी किया। अब दूसरा आया, जो एक ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे, पूरे दुनिया में जैविक उत्पादन की मांग बढ़ रही थी। हमारे राज्य में जब मुझे मंत्री बनने का अवसर मिला तो उस समय हम इस राज्य की कुल 2.3% जमीन पर जैविक खेती कर रहे थे प्रमाणिकता के तौर पर, क्योंकि प्रमाणिक एक्सपोर्ट में कहीं भी आप जाएंगे जब तक वो प्रमाणिक नहीं है तो प्रमाणिक के बिना किसी उत्पाद की कोई कीमत नहीं थी। आज हम सर्टिफाइड तरीके से 50% जमीन पर जैविक खेती कर रहे हैं। और इसका मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जो इस वर्ष अदरक की मुझे अधिकारियों ने बताया कि जो अदरक जो प्रमाणिक नहीं है वो 15 रुपए किलो से 20 रुपए किलो के बीच मार्केट में बिका, और वहीं जो प्रमाणिकता के साथ जैविक था वो 180 रुपए किलो के हिसाब से उसको एक्सपोर्ट करने का काम यहाँ पर हमारे लोगों ने किया। तो क्या समझे कि अब जो चिंता लगातार आती थी, हमने विधानसभा के सत्रों में भी देखा, विधायक भी मुद्दा उठाते हैं कि साहब जंगली जानवर एक बड़ी आफत है कृषि के लिए, छोटी जोत होती है पहाड़ में किसानों के लिए, उस नज़रिए से क्या माने कि हालात में सुधार हो रहा है? क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का तालमेल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हो पा रहा है, या अभी भी किसान जो पहाड़ का किसान है उसके लिए तो जंगली जानवर एक आफत है? इसके लिए दो चीज़ आपको बताएं। एक तो हमने ये किया कि पहली बार इस राज्य में जंगली वाइल्ड एनिमल ने अगर क्रॉप को डैमेज किया, अगर जंगली जानवर ने फसल को नुकसान पहुंचाया तो उसका मुआवजा देने का प्राविधान पहली बार इतिहास में हुआ है, जिसको हमारी सरकार ने किया। इसके साथ साथ दूसरा, देखिए जानवर पहले भी थे, लेकिन पहले किसान ज़्यादा थे, धीरे धीरे किसानों की संख्या घटती गई, और अगर किसी गांव में 100 लोग खेती कर रहे थे तो वो जानवर 100 लोगों की खेती को नुकसान पहुंचाते थे, तो इसलिए वो नुकसान बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देता था। अब जब किसानों की संख्या 100 से 20 पे आ गई, जानवर ज़्यादा हो गए, किसान कम हो गए, तो 20 लोगों के खेती पर ही जब वही ज़्यादा जो जानवर 100 खेतों में घुसा करता था वो 20 खेत में जाने लगा तो नुकसान बढ़ा। इसके लिए हमने क्लस्टर कंसेप्ट में बहुत ज़्यादा जोर दिया, सामूहिक खेती के कंसेप्ट पर। आज हम, मुझे खुशी है कि 12,500 क्लस्टर्स, यानी कि 20 हेक्टेयर का एक क्लस्टर, 12,500 क्लस्टर्स पर हम सामूहिक खेती के माध्यम से आज जैविक खेती कर रहे हैं। और उसमें आप 12,500 क्लस्टर्स का मतलब हो गया ऑलमोस्ट 3 लाख हेक्टेयर। तो 3 लाख हेक्टेयर जमीन पर जब पूरे गांव के किसान बैठ के खेती करेंगे तो निसंदेह इससे जानवर को भी रोका जा सकता है। दूसरा, हमने यथासंभव फेंसिंग की फैसिलिटी देने का काम किया। तीसरा, हम उन क्रॉप्स पे भी गए जिनको जानवर नुकसान नहीं पहुंचाता, मसलन एरोमेटिक फार्मिंग पे हम लोग गए। एरोमेटिक फार्मिंग जो सघन खेती, इस सघन खेती को जंगली जानवर नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके माध्यम से भी हमने कुछ क्षेत्रों में जहां बंजर भूमि हो गई थी, उन क्षेत्रों में एरोमेटिक फार्मिंग के माध्यम से हम हर्बल सेक्टर को भी हमने मजबूत करने का प्रयास किया। इस राज्य में हर्बल सेक्टर में बड़ी संभावनाएं थी, लेकिन गोपेश्वर में एक HRDI जो हमारा हर्बल रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, उसके अलावा जनपदों में कोई इसका मैकेनिज्म नहीं था। हमने सीमांत जनपद हाई एल्टीट्यूड में ज़्यादा हब जो है, ये ज़्यादा मैं समझता हूँ जिसे आप कहेंगे ऐसी हब्स जो विलक्षण होती हैं, वो हाई एल्टीट्यूड के एरिया में मिलती है। तो हमने सीमांत जनपदों में, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ तीनों जनपदों में हर्बल अपने ऑफिस खोले, ताकि वहाँ पे वैज्ञानिक जाके वहाँ के लोगों को भी कहीं ना कहीं हर्बल फार्मिंग की तरफ आकर्षित कर सके। इतना ही नहीं, पहली बार हमने अपने उद्यान विभाग के हर जनपद के एक गार्डन को हर्बल सेक्टर के लिए अलॉटमेंट किया, ताकि वहाँ पर हर्बल जो फार्मिंग के लिए प्लांटिंग मटेरियल उपलब्ध हो सके। तो इससे कहीं ना कहीं जो हर्बल फार्मिंग है, इसके जब प्लांटिंग मटेरियल जनपद में उपलब्ध होगा तो इससे लोगों को फायदा मिलेगा। हमने चाय के एरिया में एक्सपेंशन किया कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चाय के उत्पादन से जंगली जानवर का कम से कम नुकसान होगा, और चाय के उत्पादन एक लॉन्ग टर्म क्रॉप है, और उसको मनरेगा से जोड़ने का काम किया। हर्बल सेक्टर को भी हम मनरेगा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इसके अलावा मशरूम पर हमने बड़ा फोकस किया कि ताकि मशरूम की खेती के माध्यम से भी नौजवानों को रोजगार भी मिले और इससे वाइल्ड एनिमल का नुकसान नहीं है। और दूसरा, जो हमारे गांव खाली हो गए हैं, जो मकान खाली पड़े हैं, उनमें स्वाभाविक तौर पर वहाँ पर वातानुकूल जो सिस्टम है, मैदानी क्षेत्रों में मशरूम के उत्पादन के लिए, मशरूम की खेती के लिए जो हमको उनको वातावरण को कंट्रोल करना पड़ता है, तो हमारे यहाँ तो ऑलरेडी कंट्रोल वातावरण मिलता है। तो इन सब का फायदा लिया
और साथ ही साथ जो मैंने आपसे कहा कि हमने इन सारे क्लस्टर्स को सब जो 3 लाख हेक्टेयर पे हो रहे हैं 10 लाख रुपये का इनपुट हर क्लस्टर को देने का काम किया। एक क्लस्टर को 10 लाख रुपए का इनपुट देकर, जिसमें उनको हमने चाहे वो खाद के गड्ढे बनाने हो, उनको बीज सप्लाई हो, उनको खाद सप्लाई हो, उनको दवाई सप्लाई हो, उनको स्प्रे मशीन्स हो, ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई। और इतना ही नहीं, जो आप अगर देखेंगे कि पहाड़ों में कीड़े भी फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, जो वायरस है उसको मारने के लिए हम लोगों ने जो आपका ये ट्रैप लाइटिंग का जो है वो भी उनको दिए, ताकि कीड़ों को उसके माध्यम से मारा जा सके। तो कहीं ना कहीं किसान को एक मैसेज देने में हमें सफलता मिली कि सरकार किसान के साथ दोस्ताना है। और मार्केटिंग के लिए जो हमने मैकेनिज्म किया, हम देश का पहला राज्य है जिन्होंने, मैं मिलिट्स आपके कोदे की बात करता हूँ, मंडवे की बात करता हूँ, जिसको हमारे पहाड़ में कोदा बोलते हैं, मैदान में मंडवा बोलते हैं। उसकी मैं जाड़ों में हमेशा मंडवे की रोटी खाता हूँ। मंडवे का आटा मैं बाजार से 40 रुपये किलो खरीदता हूँ। मैं पौड़ी जनपद का प्रभारी मंत्री था, तो मुझे डीएम पौड़ी ने कहा कि साहब मार्केट में गांव में हालात ये है कि आड़ती किसान का मंडवा 11 रुपये किलो खरीद रहा है। तो मुझे लगा पैदा करने वाले को 11 रुपए, खाने वाले को 40 रुपया, तो आखिर ये 29 रुपये कहाँ जा रहा है। 29 में 4-5 रुपया ट्रांसपोर्टेशन और प्रोसेसिंग का खर्चा हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी 22-24 रुपया बिचौलिया इसमें खा रहा था। तो इसको रोकने के लिए हमने एक जिला योजना में मैंने 1 करोड़ रुपए का प्राविधान करके जिला प्रशासन को कहा कि आप सीधे सीधे किसान से उत्पाद खरीदना प्रारंभ करें। इसका नतीजा यह हुआ, जैसे ही मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमने ये मैकेनिज्म बनाया, उसके अगले दिन ही आड़ती ने 11 रुपए किलो के मंडवे को 28 रुपए में खरीदना शुरू कर दिया। उसके बाद बाकायदा हमने अपनी कैबिनेट में एक निर्णय लेके मंडी परिषद में एक कॉर्पस फंड बनाया, और मंडी परिषद के माध्यम से सीधे जो हमारे मिलिट्स उत्पादन है, चाहे वो मंडवा हो, रागी हो, आपका जिसको सांवा या झंगोरा कहते हैं, या चौलाई हो, इसको हमने मंडी परिषद के माध्यम से खरीदना प्रारंभ किया एमएसपी पर। तो इससे कहीं ना कहीं जो 34 रुपए किलो चौलाई बिक रही थी वो 54 पहुंच गई। तो ऐसा मैकेनिज्म बनाया कि किसान को उत्पाद सीधा किसान को बेहतर मूल्य मिल सके। और इसके बाद इस पिछले वर्ष जाकर के हमने इस मैकेनिज्म को और इसका एक्सपेंशन किया, और इस राज्य की सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को इन्वॉल्व कर दिया कि वो भी उन्हीं दामों पर, जिस दाम पर मंडी खरीद रही, उसी दाम पर किसान से उसके उत्पाद को खरीद। जब हॉर्टिकल्चर में आप लोगों को अवार्ड मिल रहा है, रिकॉग्निशन हो रहा है, तो एक धारणा उत्तराखंड में रही कि सेब हमारा रहता है और उस पर ठप्पा हिमाचल का लगता है, पेटी हिमाचल की होती। क्या उसमें कुछ सुधार अब हुआ है 4-5 सालों में? लगता था। ओके। मैं जब मुझे मंत्री बनने का अवसर मिला तो मालूम हुआ कि इस राज्य में 12,000 कोरिगेटेड बॉक्सेज हम किसान को उपलब्ध कराते हैं, और उनकी क्वालिटी भी बहुत खराब हुआ करती थी, क्योंकि कम क्वांटिटी होगी तो जो हमारे यहाँ का कल्चर है उसमें कहीं ना कहीं क्वालिटी पे असर आएगा। तो 12,000 बॉक्सेज मैंने डिमांड मालूम की, तो उस समय डिमांड 3 लाख बॉक्सेज की थी। तो मैंने तत्काल बजट प्राविधान करा के 3 लाख बॉक्सेज हमने किसानों को उपलब्ध कराना प्रारंभ किया। और सबसे बड़ी चीज हमने ये की कि हमारे जो बॉक्स थे उनकी क्वालिटी हिमाचल के बॉक्स से बेहतर रखने की शर्त के साथ बॉक्सेस को जो टेंडरिंग हुई उसमें हमारी शर्त यही थी कि क्वालिटी हमें ये शर्त रखी आपने, उससे बेहतर चाहिए। उसका नतीजा ये मिला कि हमारे बॉक्सेज में हमारा सेब जाने लगा। इतना ही नहीं, हमारा जो इलाका हिमाचल से लगा हुआ था, जिनके सेब हमेशा हिमाचल की बॉक्सेज में गए, उस इलाके में हिमाचल के लोगों ने भी हमारे बॉक्स में अपना सेब देना शुरू कर दिया। अच्छा। इस वर्ष हमने 4 लाख बॉक्सेज उपलब्ध कराए। और हमारा जो, अगर आप देखेंगे, जम्मू कश्मीर का सेब आज हिंदुस्तान में एक ब्रांड के रूप में स्थापित है। हमारा हरसिल क्षेत्र का सेब जम्मू कश्मीर के सेब से 19 नहीं है 20 हो सकता है। लेकिन उसको जम्मू कश्मीर के सेब से प्रतिस्पर्धा में बहुत पीछे छूट जाता था, क्योंकि नाम एक ब्रांड के रूप में हिमाचल के, जम्मू कश्मीर के सेब का था। तो हमने झाला में एक सी स्टोर बना करके ये मैकेनिज्म बनाया कि जब जम्मू कश्मीर का सेब मार्केट में आता है उस समय हम हरसिल के सेब को सी स्टोर में रोक देंगे, और जम्मू कश्मीर का सेब खत्म होते ही हमारे झाला से सी स्टोर के हरसिल के सेब को मार्केट में भेजना शुरू किया। तो हरसिल के सेब की गुणवत्ता भी लोगों को समझ में आई, और आज उसको बेहतर मार्केट मिल रहा है। आराकोट में भी इसी मैकेनिज्म को बनाने के लिए हमने अभी हाल ही में 13 करोड़ रुपए का सी स्टोर का शिलान्यास किया है, जिसका निर्माण, जिसके टेंडर हो गए। तो किसान को अंदर, आपको केवल उसके अंदर एक ये विश्वास पैदा करना था कि सरकार आपके साथ खड़ी है। और इस समय क्योंकि हमारा राज्य आपदाग्रस्त राज्य था, इसमें जो नेचुरल क्लैमिटीज और डिजास्टर हमेशा यहाँ आना, यहाँ पर हमारी भाग में लिखा है, इससे किसानों का बड़ा नुकसान होता था। तो हम लोगों ने पहली बार जो हेलिंग है,
जो ये आपका ओले जो गिरते हैं, इससे जो फसल का नुकसान होता है, इसको इंश्योरेंस कवरेज नहीं था। हमने अपने राज्य में सेब की फसल को हेलिंग के को भी इंश्योरेंस कवरेज में शामिल किया, जिससे किसानों ने अपना इंश्योरेंस कराने के बाद कहीं ना कहीं उसको एक सिक्योरिटी कवच मिला। इस वर्ष हमने एक और निर्णय लिया है कि हम अब केवल 1% शेयर लेंगे इंश्योरेंस में किसान का, बाकी भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर वहन करेगी, और केवल 1% शेयर भागीदारी पे किसान की क्रॉप का इंश्योरेंस हो जाएगा। अभी मैं परसों ही 60 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस जो क्लेम आया था उसको बंटवा के आया हूँ। तो किसान को इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन, मार्केटिंग बोर्ड जो हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है उसको हम स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं। कई समय से वो बिल्कुल डिफंक्ट पड़ा था, उसको फंक्शन में लाए हैं, और अब हमारा जो मैकेनिज्म हमने मिलिट्स के लिए बनाया उसी मैकेनिज्म को हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस के लिए बना रहे हैं, ताकि बागवानी उत्पाद को सीधे सीधे मार्केटिंग बोर्ड किसानों से खरीदे और उसका मार्केटिंग मैनेजमेंट हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग बोर्ड बनाए। लेकिन सुबोध जी, जिस तरह से एग्रीकल्चर को लेके बात होती है, इसमें प्रधानमंत्री ने कहा 2022 में आमदनी दोगुना करेंगे, लेकिन जिस तरह से कृषि बिलों को लेके जो माहौल हुआ पिछले 12-14 महीने में, यहाँ तक हुआ कि मोदी सरकार को बिल्स को वापस भी लेना पड़ा। आप भी कृषि मंत्री, क्या आपको लगता है कि किसान को आप समझा नहीं पाए, या आप लोगों ने किसान को बिना बताए प्रधानमंत्री मोदी ने कानून बनाया ज्यादती की किसान पे, इसलिए आपको पीछे हटना पड़ा? इसके भी दो एस्पेक्ट हैं। पहले तो मैं आपको बताऊं, जो मैंने आपसे कहा कि हमने ये किया, इसके अलावा एक IMA विलेज, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जिसमें इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज, जिसको हमने IMA विलेज, मैं एक गांव हूँ नाम की संज्ञा दी, इस कंसेप्ट को हमने लॉन्च किया। इस राज्य में हर वर्ष हर ब्लॉक के एक गांव को हमने इसमें लेना शुरू किया, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 10 लाख रुपए का इनपुट हम लोगों ने देना शुरू किया। उसके अलावा कलेक्शन सेंटर, 100% फेंसिंग, 100% ड्रिप इरिगेशन फैसिलिटीज, और ये मैकेनाइजेशन का सभी इक्विपमेंट्स के साथ साथ 15 लाख रुपए एलाइड सेक्टर के लिए हमने रिवॉल्विंग फंड देना शुरू किया, जिसके बेहतर नतीजे हमें मिल रहे हैं। और हर वर्ष हम 100 गाँवों को उस योजना में लेते हैं, जिससे कि एक कल्चर डेवलप हो सके अगल बगल के गांवों में। और इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर के कंसेप्ट में जब किसान जाएगा तो मेरा दावा है कि दुगुना नहीं 10 गुना कीमत किसान की इस कंसेप्ट पे चल के हो जाएगी, और उस कंसेप्ट को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये सब कुछ करने के बाद मैंने आपसे कहा कि हमने किसान के अंदर एक विश्वास पैदा किया कि सरकार उनके साथ खड़ी है। अब किसान बिल की बात आपने की, आपने कहा किसान को नहीं समझा पाए। देखिए, उत्तराखंड में तराई को आप छोड़ दीजिए तो उत्तराखंड के किसानों में कहीं इस बिल का विरोध नहीं। तराई में तो बड़ा किसान तो वही तराई में तराई में। इसके पीछे मैंने आपसे कहा ना, ये कहीं ना कहीं ये बात जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कही है कि हम समझाने में सफल नहीं हो पाए। लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री जी के अंतिम 2 लाइनों में देखेंगे तो वही पूरा सार है। प्रधानमंत्री जी ने कहा, इस देश के किसान को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए हम ये किसान कानून बनाए, और उनको किसान कानून लाए थे किसान के हित के लिए, और आज देश हित में वापस ले रहे हैं। ये 2 लाइनों में सारा सार छुपा है। आखिर देश हित खतरे में क्यों पड़ा? आखिर ऐसी कैसी नौबत आई कि देश हित में कानून वापस लेना पड़ा? लेकिन इसका बहुत स्पष्ट था। अगर आप देखेंगे फूड ग्रेन्स में इस देश में सबसे बड़ा एक्सपोर्ट अगर किसी राज्य से होता है तो पंजाब है, और पेरिसेबल आइटम्स में वेजिटेबल और फ्रूट्स में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव के माध्यम से कुछ राजनीतिक लोगों का कब्जा है, और इसी तरह पंजाब में एक राजनीतिक घराने का कब्जा इस एक्सपोर्ट के धंधे में है। अपने हितों को बचाने के लिए जिस तरह से इन्होंने किसानों को गुमराह किया, आप ये लगाइए महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा के अलावा कहां आपको किसान, और हमारा उत्तराखंड का तराई जो जुड़ा हुआ था, इसके अलावा कहां आपको आंदोलन दिखाई दिया? उसके बाद ना आप लोग तो डर गए ना। उसके देखिए मैं बता रहा हूं, उसके बाद टिकैत जी, क्योंकि महेंद्र सिंह टिकैत बड़े किसान नेता थे, उनका बेटा जो उनकी परंपरा पे चलना चाहता था, लेकिन पिछले चुनाव लड़ने के बाद जमानत जब्त हो गई। उसको लगा कि शायद किसान आंदोलन की आड़ में मैं भी अपनी राजनीतिक जमीन पैदा कर लूं, वो कूद पड़े। और कुछ विपक्षी दल जिनका धरातल पे कुछ नहीं रह चुका था, अपनी जमीन तलाशने के लिए इस आंदोलन के भागीदार बन गए, और बीजेपी और मोदी सरकार डर गई। डर ही नहीं, अब आपको मैं वही बता रहा हूं ना, सरकार नहीं झुकी। अब जब कुछ लोगों ने राष्ट्र के साथ खेलने का प्रयास किया,
सुगबगाहट होने लगी पंजाब के टुकड़े होने की, पंजाब के देश से अलग होने की। कुछ लोग यहाँ पर देश विरोधी शक्तियों को प्रभावित करने लगे और ये आंदोलन बजाय किसान आंदोलन के देश के खिलाफ जाकर के देश की सुरक्षा के लिए आप लोग लगता है ये खतरा के हालात बनने इस पर लगे। मोदी जी ने कहा कि देश की खातिर वापस ले रहा हूं कि देश की अखंडता और एकता को कोई इस पर प्रभावित न पड़े। लोगों ने अपने कॉमर्शियल हितों के लिए जिस तरह किसानों के कंधे में चल के बंदूक चलाई, मैं आपको तीनों कानूनों की विस्तृत व्याख्या कर लूंगा। पहला कानून है वन नेशन वन मार्केट। आज अगर किसान, हमारे उत्तराखंड का किसान, अगर उसको लगता है कि मुजफ्फरनगर में उसको अच्छा दाम मिल जाएगा उसके उत्पाद का, तो वहां जाएगा, वो वहां जाने लगा। तो पहले तो उसको अपने राज्य में मंडी शुल्क देना पड़ा। अपने राज्य की सीमा को क्रॉस करके जब वो उत्तर प्रदेश की सीमा में गया तो उसको उत्तर प्रदेश में मंडी शुल्क देना पड़ा। तो 7-8% अपने राज्य में, 7-8% उत्तर प्रदेश में, 16% तो टैक्स उसमें पड़ गया। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसकी अलग हो गई। तो यानी कि समझा नहीं पाए, उसके हित में था ये। अब जब प्रधानमंत्री जी ने मंडी शुल्क खत्म कर दिया, वन नेशन वन मार्केट कर दिया कि इस देश का किसान अपने उत्पाद को लेकर के देश के किसी भी कोने में जा सकता है जहां पर उसको बेहतर दाम मिल रहा, और बेहतर दाम का मैकेनिज्म है ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग के माध्यम से। वो एक पोर्टल है जिसके माध्यम से वो अपने इस देश में उसके उत्पाद का हाईएस्ट दाम कहां मिल रहा है उसको मालूम हो जाएगा। एक प्रतिस्पर्धा का जमाना का समय बनता, तमाम खरीदार आते, तो जब प्रतिस्पर्धा होती तो निश्चित रूप से किसान को फायदा होता। लेकिन प्रतिस्पर्धा में उन लोगों को नुकसान था जो आज तक किसान का शोषण कर रहे थे और कम दामों में उसके उत्पाद को लेकर के बिचौलिए आड़तियों की आप बात निश्चित कर रहे रूप से ये आंदोलन बिचौलिए आड़तियों का आंदोलन था। किसान का इसमें कोई किसान का लेना देना नहीं था। केवल किसान के कंधे पे बंदूक रखकर उन्हें भ्रमित करके कुछ लोग अपनी रोटियां सेक रहे थे। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, करार खेती। करार खेती आज भी है, ऐसा नहीं है कि आज करार खेती नहीं है। करार खेती में आज होता क्या है, सपोज मैं सुबोध उनियाल ने आपके गांव से करार किया, सपोज आपके गांव में टमाटर की खेती होती है, मैंने आपके गांव से करार किया कि मैं आपके गांव में जितना टमाटर होगा इसको 50 रुपए किलो के हिसाब से मैं पूरा टमाटर खरीद दूंगा। आपके गांव में जब तक टमाटर की फसल तैयार हुई, अचानक बाजार में नमी आई और टमाटर के दाम गिर गए। मैं आप पे लौट के नहीं आया। आप लोग तो निश्चित थे कि आपके पास तो खरीदार है। मैं लौट के नहीं आया तो आपको अल्टीमेटली अपने उत्पाद को औने पौने दाम में बेचना पड़ा और किसान ठगा सा महसूस कर दिया। इस कानून में यह प्राविधान था कि अगर सुबोध उनियाल ने पवन कमिटमेंट कर लिया तो फिर आपके गांव के साथ अगर कोई मेरा करार हुआ है तो मुझे उसको हर हालत में करार का पालन करना पड़ेगा। अगर मैंने करार का पालन नहीं किया तो जो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट मुझसे ली जाएगी वो जब्त होकर किसानों में बढ़ जाएगी। दूसरा क्लॉज इसका यह था कि जब मैंने आपसे 50 रुपए का करार किया, सपोज उस समय मार्केट में टमाटर के दाम 75 रुपए केजी थे, अचानक बूम आया और 100 रुपए केजी टमाटर 100 रुपए किलो हो गया। तो जब 75 से 100 हुआ, 25 रुपए का जो रेट बढ़ा, उसमें भी मुझे किसानों को हिस्सा देना पड़ेगा। अच्छा, तीसरा प्राविधान इसमें एक है जो मैं स्वयं मानता हूं कि मुझे लगा कि नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है कि किसान को, करारकर्ता को तो करार तोड़ने का कोई इसमें प्राविधान नहीं है, लेकिन किसान जब चाहे इस करार को तोड़ सकता है, यह भी प्राविधान था। और एबव ऑल, आप किसी चीज का विरोध तब करोगे जब कोई चीज आप पे थोपी जा रही हो। करार खेती कंपल्सन नहीं थी, किसान की मर्जी पे थी। आप चाहो तो करार खेती करो, आप ना चाहो तो करार खेती मत करो। आप अंबानी अडानियों को लेकर माहौल ही ऐसा बना देते हैं। देखिए, ये तो विपक्ष ने बनाने का प्रयास किया। देखिए, आप गलत फहमी में है। अब तीसरे में मैं आ रहा हूं आपके, जिसमें आप अंबानी अडानी कह रहे हैं, तीसरे में उसमें भी आ रहा हूं। तीसरा, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम में 5 चीजों को एग्जम्प्ट कर दिया गया। गेहूं, चावल, टमाटर, आलू और प्याज। ये आप भी जानते हैं कि गेहूं और चावल का उत्पादन हमारे देश में सरप्लस है। इसकी होर्डिंग कोई नहीं कर सकता, कोई फायदा नहीं है। टमाटर एक ऐसा पेरिशेबल आइटम है, इसकी होर्डिंग कोई विद्वान नहीं कर सकता है क्योंकि 2 दिन बाद वो खराब हो जाएगा। ठीक बात है। अब बचे आलू प्याज। आपको ध्यान होगा किसान कानून आने के बाद
अचानक मार्केट में प्याज और आलू के दाम बढ़ गए थे। भारत सरकार बहुत अलर्ट थी, तत्काल एक संशोधन किया गया कि रिटेलर के लिए 50 क्विंटल और होलसेलर के लिए 200 क्विंटल की सीमा बांध दी गई कि इससे ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते। अब इससे मुझे भी लगा कि आखिर इसेंशियल कम्युनिटी एक्ट में आखिर क्यों एग्जाम किया गया, तो मैं भी इस पे गया क्योंकि कृषि मंत्री था, मेरी भी जवाबदेही बनती थी जवाब में। तो देखिए उसी दौरान अगर आपको ध्यान होगा तो प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया था, आपको ध्यान होगा। उसके पीछे उसमें तमाम तरह के इंसेंटिव्स इन्वेस्टर्स के लिए दिए गए थे कि ताकि वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करें। और होल्डिंग इसलिए हटाई गई कि अगर आप कोल्ड स्टोरेज खोलेंगे तो आपको होल्ड करना पड़ेगा, आपको वेयर हाउस खोलेंगे तो आपको होल्ड करना पड़ेगा, अगर आपको गोडाउन बनाएंगे तो आपको होल्ड करना पड़ेगा। और उस समय के कानून के हिसाब से आप होल्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करते थे। जिसको देखिए वो रियल इस्टेट में, इंडस्ट्रीज में, यहाँ तो इन्वेस्टर आ रहे थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको इन्वेस्टर जल्दी नहीं दिखते थे। तो केवल इस नियत से कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करे और किसान, इसलिए प्रधानमंत्री ने 3 कानून लेके आए थे जी। अब इसमें मैं भी आपको और बता रहा हूं, एक तो उनका यह था कि इन्वेस्टर आए, दूसरा उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट नाम की एक योजना लॉन्च की, उसमें 35% सब्सिडी भारत सरकार दे रही है। राज्य सरकारों के विवेक पता है, जब मसलन हमारे राज्य ने 25% टॉपअप करने का निर्णय लिया कि हम 60% सब्सिडी देकर नौजवानों को एंटरप्रेन्योर के रूप में स्थापित करेंगे, जिसमें हर जिले को हमने एक विशिष्ट उत्पाद के लिए चयनित किया और उसमें 60% सब्सिडी देके हम चाहते हैं कि प्रोसेसिंग यूनिट उस उत्पाद के उस जिले में लगे और हमारे लोगों को रोजगार भी मिले और हमारा किसान एंटरप्रेन्योर के रूप में स्थापित हो। तो ये सारी चीजें को ओवरऑल अगर आप पूरा का पूरा विवेचना इसकी करेंगे तो ये किसान को समृद्ध करने के लिए थी, ये किसान को मजबूत करने के लिए थी। और जब इस देश का जहां 65% लोग कृषि पर आधारित हैं, जब उसका 65% व्यक्ति आर्थिक रूप से समृद्ध होगा तो निश्चित रूप से देश समृद्ध होगा। लेकिन फिर आप लोगों को लगा उत्तराखंड में चुनाव होना, हार जाएंगे, मैंने आपसे फिर कहा कि चुनाव का उससे कोई, कहा कि इसको वापस ले ले। मैंने आपसे क्या इससे पहले चुनाव नहीं हुए, इससे पहले भी कई चुनाव हुए। आप केवल उत्तराखंड के चुनाव, उत्तराखंड 5 MP की सीट को अभी इससे उत्तराखंड से 9 विधानसभा सीटें, 11 विधानसभा, 20 विधानसभा सीटें तो किसानों की। अभी उत्तराखंड से पहले कितने राज्यों में चुनाव हुए? नहीं, बंगाल में आप लोग हार गए ना। क्या उस समय नहीं कर सकते थे? अगर बंगाल किसान की, क्या बंगाल में किसान नहीं है? देखिए ऐसी बात ऐसी बिना लॉजिक की बात नहीं करनी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री जी पर कोई शक करने की आवश्यकता नहीं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है और मैंने आपसे कहा कि 2 लाइनों में सार था, ठीक है, कि किसान के हित में लिया था और देश हित में वापस ले रहा हूं। कुछ लोग जो अपने कॉमर्शियल हितों को बचाने के लिए किसानों को गुमराह करके जो राष्ट्र की एकता के लिए खतरा कर रहे थे, जिस तरह से मांगे उठ रही थी, देश पंजाब टूट जाएगा, इस तरह की बातें जब राष्ट्र में चलने लगी तो निश्चित रूप से राजनीतिक हित राष्ट्र हित से बहुत ऊपर होता है। इसीलिए आप लोगों ने देवस्थानम बोर्ड भी वापस ले लिया उत्तराखंड। अब देवस्थानम बोर्ड के बारे में चर्चा, मोदी जी ने वहां कृषि बिल वापस लिया, आपने कहा कृषि कानून वापस लिया, आपने कहा हम भी देवस्थानम बोर्ड वापस ले लेते। पवन जी किसी बात के पीछे थोड़ा सा तर्क बोल दिया करिए। आपको ध्यान होगा जब तीरथ सिंह जी यहाँ पर मुख्यमंत्री बने, हाँ, तो उन्होंने कहा था हम करेंगे। पहली कैबिनेट का पहला दिन किया नहीं 4 महीने में ना, क्या नहीं। अब ऐसा नहीं है, इस पर पूरी की पूरी हम लोगों की चर्चा चल रही थी और हम लोग मन बना रहे थे इसके परीक्षण करने के लिए। और उस दौरान आपने देखा कि लगातार मीटिंग्स पे मीटिंग, जिस कारण की इस पर कोई निर्णय नहीं ले पाए थे। अंतिम में पुनर्विचार की बात तीरथ सिंह जी ने की। उसके बाद धामी जी आए, उसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने उसी पुनर्विचार जो तीरथ सिंह जी ने कहा था उसको लेकर एक कमेटी का गठन कर दिया वरिष्ठ नेता मनोहर कांत ध्यानी जी के नेतृत्व में। 2 रिपोर्ट उनकी पहले आई। इस बीच आदरणीय प्रधानमंत्री जी का केदारनाथ दौरा था, मुझे वहां जाने का अवसर मिला। मेरी बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में तीर्थ पुरोहित पंडा समाज के लोगों से बात हुई। अगले दिन मेरे मुख्यमंत्री जी वहां गए, फिर उनसे विस्तृत रूप से चर्चा की गई। विस्तृत रूप से चर्चा करने के बाद हमने उनको कमिट किया था कि हम 30 नवंबर तक इस चीज का निर्णय ले लेंगे और सरकार आपके हितों के प्रति संवेदनशील है। ये हमने उन लोगों से कह दिया था कि हम बिल्कुल खुले दिमाग और दिल से इस पर परीक्षण करेंगे। ठीक है। उसके बाद तत्काल ध्यानी जी को कहा गया कि आप शीघ्र अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। ध्यानी जी ने जब रिपोर्ट सबमिट की, उनकी रिपोर्ट सबमिट करने के बाद मुख्यमंत्री ने, मैं सतपाल जी महाराज और यतीश्वरानंद 3 मेंबर्स की कमेटी बना दी। उस कमेटी ने उस रिपोर्ट का परीक्षण किया और बिना देरी के हुए अपनी संस्तुति मुख्यमंत्री जी को दे दी कि ये बिल वापस लिए जाने योग्य है
और भविष्य में जब भी कोई सुधारात्मक कदम होगा तो इन समाज के लोगों को बैठा करके उनकी सहमति से होगा। तो क्या 2019 में नहीं हो पाया था? त्रिवेंद्र जी इस चीज को नहीं समझ पाए जो आप धामी जी ने आप लोगों ने समझी? अब आप देखिए, आप जिस बारे में मुझसे सवाल पूछ रहे हैं उनकी किसी व्यक्ति की समझ के बारे में मैं कैसे जवाब दे दूंगा? नहीं, आप तो अपनी समझ आप कैबिनेट कलीग थे उनके, आप भी विधानसभा में थे, आप सब लोग आपने तारीफें कर रहे थे। आपने उनकी समझ की बात की, आपने कैबिनेट की समझ की बात नहीं की। कैबिनेट में अगर इस पर चर्चा होती, देखिए कई लोगों जब जब ये बिल कैबिनेट में लाया गया तभी कई लोगों का इसमें मत एकता नहीं थी इस पर। लेकिन देखिए, मैंने आपसे कैबिनेट ने पास किया तभी विधानसभा पहुंचा, तभी वहां से वो कानून बन के अब आपने मुझे जब विधानसभा में आई तो कांग्रेस ने कितना विरोध किया? सबने विरोध किया था। क्या विरोध किया? पत्रकार दीर्घ 11 आदमी थे, इतने लोग थे। आप ऐसी बात करते हैं पवन जी, मैं आपको देखिए इसमें मतलब कांग्रेस भी साथ थी आपके जी? तब कांग्रेस भी मतलब इसके बोर्ड के पक्ष में? कांग्रेस उस दिन हाउस में थी ही नहीं। तो जो कितनी गंभीरता है आप में कि एक ऐसा बिल आ रहा है जिसको लेकर आप बाहर तोबा मचाए हुए हैं और उस बिल का विरोध करने के लिए आप सदन में नहीं खड़े थे? नहीं, बाकायदा सदन में थे। मनोज रावत का लंबी चौड़ी तकरीर हुई इसके ऊपर, काफी बहस भी आप लोगों की हुई वहां पे। हमने आपके पक्ष के लोगों ध्यान होगा, एक मनोज रावत के अलावा कितने मेंबर बैठे थे बताइए? आप याद करिए। मनोज रावत के अलावा 11 सदस्यीय कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी में कितने लोग बैठे थे उस समय हाउस में? लोग थे, विरोध भी अरे हुआ। देखिए, तो कितनी कैपेसिटी, 11 लोग क्या करेंगे? विपक्ष का नेता, पार्टी का अध्यक्ष, ये पार्टी के सिंबल होते हैं। ये अगर किसी बिल की गंभीरता को नहीं समझ रहे थे तो आज किस बात की आए? तो आप लोगों को तो समझनी चाहिए थी ना। आप लोगों ने जो अब समझी वो 2019 में समझ सकते थे। लेकिन सरकार की कुछ सीमाएं होती हैं। क्या त्रिवेंद्र जी ने थोपा सब पे आप लोगों? सामूहिक जिम्मेदारी होती है। सामूहिक जिम्मेदारी होती है। निश्चित रूप से मैंने कहा कि इस चीज को जो इतना बड़ा निर्णय था, वास्तव में जिस समाज के लिए निर्णय लिया गया था उस समाज के लोगों को इन्वॉल्व करके ही ये निर्णय लिया जाना चाहिए था। ये चूक हुई तब, निश्चित चूक को सुधार लिया गया। निश्चित रूप से सुधार दिया गया। तो धामी जी तो लगातार पिछली चूकें सुधार रहे हैं, तो आप लोग त्रिवेंद्र जी को क्यों नहीं गाइड करते जो अब आप धामी जी? आप देखिए, आज अंबेडकर जी को पूरा देश मानता है और संविधान निर्माता अंबेडकर जी को कहा जाता है। लेकिन समय काल और परिस्थिति के अनुसार उन विद्वान अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान में कई बार समय काल और परिस्थिति का संशोधन हुआ। और हमारे लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि क्योंकि कानून जनता के लिए बनते हैं, कानून जनता के ऊपर थोपे नहीं जाते। कानून जनता के लिए बना, अगर जनता में रिएक्शन है तो निश्चित रूप से परीक्षण होने के बाद हमने रोल बैक किया। और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि लोकतंत्र में अगर आपने कोई निर्णय ले लिया और उस निर्णय का अगर आपको लगा कि जनता में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है तो बहादुरी यही है, होशियारी यही है, ईमानदारी यही है कि आप जनहित में, क्योंकि सरकार का काम जनहित के काम करना है। हरीश रावत ने कहा कि अब बीजेपी हार के डर से कांप रही थी, इसलिए देवस्थानम बोर्ड को वापस। जो व्यक्ति चुनाव में 2-2 सीट से हार चुका हो उसको नींद में भी हार दिखाई देती है। देश का पहला हार देख रही, इस बार कांग्रेस की हार नहीं देख रही, अपनी हार देख रहा है। देखिए, अपनी हार का तो डर इतना है, उनको क्यों कह रहे मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। अभी तक उस हार के डर से नहीं उभर पाए वो। भी चुनाव से भागने की जो बात कर रहे हो उनका, आप कहते हैं उनको हार का डर ही नहीं है। हरीश रावत कह रहे हैं कि गैरसैंण में आप लोगों को ठंड लगती, सरकार ठंड, आप लोग देखिए मुझे बड़ी वहां की, पहले वहां करेंगे फिर बोले देहरादून में करेंगे। मुझे ये लगता है कि कांग्रेस की अंतरकलह इतना बढ़ गई है कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की इनके यहाँ काम शुरू हुए। प्रीतम सिंह जी स्वयं मेरे घर आए, मुझसे आके बोले कि सुबोध जी क्या कर रहे हैं आप? ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई है और शीतकाल का समय है, इतना ठंडे मौसम में आप क्यों गैरसैंण में सत्र कर रहे हैं? तो मैंने कहा अगर सबकी राय है तो सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। फिर विधानसभा अध्यक्ष जी ने, सरकार विपक्ष की राय से चलती है तो बहुत अच्छा लोकतंत्र का उदाहरण आप लोग पेश कर लीजिए। होना चाहिए। कुछ मामलों में बिल्कुल आपस में मिल बैठ करके वार्ता होनी चाहिए। फिर हरीश रावत क्यों करें ठंड क्यों लग रही है आप लोगों को? हरीश रावत जी ने 3 में न 13 में, क्यों कैबिनेट कमेटी के, अरे 3 में ना वो विधायक है। देखिए हरीश रावत जी विधायक नहीं है, ठीक है, तो न 3 में न 13 में विधायक, जब जो व्यक्ति विधायक नहीं हो उसको सदन में जाना तो है नहीं। तो प्रीतम सिंह और हरीश रावत की तो बात होती होगी तभी तो आपसे बात करते होंगे ना। ऐसा नहीं कांग्रेस में कोई हाउस में कोई प्रीतम खुद ही कह रहा हूं कि इस बात से लगता है कि अंतरकलह है, आप पूरी बात तो सुने नहीं। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा अपने कमरे में जो कार्य मंत्रालय समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि भी बैठे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि भी थे, और खुद अध्यक्ष जी का बयान भी है कि प्रीतम सिंह जी के द्वारा भी ये पहल की गई। तो उसके बाद अगर प्रीतम सिंह जी ने कोई चीज कही हो, उस पर अगर मतकता बनी हो और इसको एक निर्णय लिया गया कि देहरादून में कर लिया जाए, उसके बाद
उस दल का अंतरकलह स्पष्ट झलकता है कि अगर प्रीतम सिंह जी ने कोई पहल की है तो उसका विरोध कर लो। अब उसके बाद यानी प्रीतम सिंह कांग्रेस का घर का झगड़ा निश्चित रूप से नहीं, तो फिर आप लोग इतना हरीश रावत से घबराते हैं क्यों? अमित शाह जी घसियारी योजना को लॉन्च करने आए तो कहा कि हरीश रावत जी ये, हरीश रावत जी ऐसा समझ लीजिए, तब हरीश रावत जी की चिंता थी। अब कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का भी सब आप लोगों को, सबको हरीश रावत से डर लग रहा है। कभी कभी मुझे लगता है कि अब आप जो है, जो एक वो होता है ना, बनावटी वातावरण में जीने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, कि अमित शाह जी ने हरीश रावत पे ही अटैक किया, एक कांग्रेस के नेता का नाम लिया, उन्होंने घसियारी योजना को लॉन्च। देखिए, अमित शाह जी को ये लगा कांग्रेस में उनके अलावा है कौन? यानी आप लोग मानते हैं ना हरीश दूसरा रावत नेता है? नहीं, आप मानते नेता हरीश रावत ही है, बट फ्यूज्ड है। ओके, नेता है लेकिन फ्यूज नेता है। बाकी की हालत सोच लीजिए क्या है। हरीश रावत, क्योंकि यहाँ पर लगातार ये बातें चल रही कि हरीश रावत के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो नेचुरली अमित शाह जी, प्रीतम सिंह जी, गणेश जी, इनको लेकर के अटैक करेंगे, शोभा भी नहीं देता। बहुत बड़ा गैप है। नेता हरीश रावत ही मानती है, कांग्रेस का नेता तो वो है, इस बात में, इस बारे में दो राय नहीं है। लेकिन जनता हरीश रावत के चेहरे से उब चुकी है। ओके। और इसका देखिए, जिस तरह हरीश रावत जी को इस देश के लोगों ने देखा, देवभूमि की इज्जत को तार तार करते हुए, ये कहते हुए कि मंत्री बन जाओ, 25 करोड़ रुपए कमा लो, 30 करोड़ रुपए कमा लो, मैं आंखें बंद रखूंगा। माफियाओं को और खनन माफिया और शराब माफियाओं को जिस तरह उन्होंने संरक्षण दिया, देवभूमि को जिस तरह अपमानित करने का काम किया, देवभूमि के लोग पढ़े लिखे साक्षर लोग हैं, और केरला के बाद हमारा नंबर दूसरा है। उनकी मेमोरी इतनी हल्की नहीं है, इतनी धूमिल नहीं है कि हरीश रावत जी के 22 में मौका दे दें फिर से कुकृत्यों को भूल सके। हरीश रावत जी कहते हैं कि जो कांग्रेस से गए उजाड़ू बल्द हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री धामी को घेर रखा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनको 4 साल काबू में रखा, खूंटे से बांध के रखा, लेकिन वो खूंटा तोड़ के मुख्यमंत्री को घेर के बैठे। हमने हरीश रावत के भ्रष्टाचार की इमारत को तोड़ने का काम किया, और मैंने खुलेआम कहा कि हम विभीषण हैं जिन्होंने रावण के खिलाफ बगावत किया, जो रावण अहम में आकर के राज्य को लूटने का काम कर रहा है। और हमने कहा, एक विभीषण ने उस रावण की लंका जलाई थी, हम 10-10 विभीषण आए हैं और इस रावण की लंका को जला के रहेंगे, जलना निश्चित हुआ। इस प्रदेश की जनता ने हमारी बात, हमारे निर्णय को अपना समर्थन दिया और कांग्रेस का टुकड़ा साफ कर दिया। नहीं, कहा जा रहा है कि हरीश रावत तो कहते हैं कि भाई जो अगर आना भी चाहे तो माफी मांग ले, लोकतंत्र का अपमान करके गए तो लोग माफी मांग ले। आना कौन चाहता है ये तो बताए। चर्चाएं चलती जो जहाज डूब रहा हो, जिस जहाज में हरीश रावत ने इतने छेद कर दिए हो, और उस जहाज की रिपेयर करने के लिए एक ऐसा व्यक्ति लाया गया हो जिसको पूरे देश के लोग एक विशिष्ट नाम से जानते हैं, जिसके नाम से लोगों ने अपने बच्चों का नाम रखना छोड़ दिया, ऐसा उन्होंने मैकेनिक उन पर आया, तो वो छेद इतने खतरनाक हो गए कि जहाज कब डूब जाए। नहीं, फिर तो पता चलता ना कि विधायक तो राहुल गांधी घर से लौट करके आ जाते हैं, ऐसी भी नहीं है, जा भी रहे हैं, ऐसी भी नहीं है आपके यहाँ से। भाई यशपाल आर्य गए ना, संजीव आर्य गए ना, उमेश काऊ को लेकर कहा जाता ना कि वहां बिल्कुल दरबार तक होकर के आ गए, वरना जाने ही कहा जाता है। हाँ, कहा जाता है। मेरे पास तस्वीर तो है नहीं, लेकिन वहां प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने कहा। उमेश काऊ जी आज भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, और जिस तरह से जो रैली परसों की 4 तारीख की रैली, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि इस तरह मनगढ़ंत बातें कह करके कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र के तहत ये इस बात को फैलाना चाहते हैं। लेकिन हमने यशपाल आर्य तो गए ना, आप ही के साथ, कांग्रेस से ही गए थे। देखिए, यशपाल जी हमारे साथ तो नहीं आए थे। नहीं, साथ नहीं आए थे आप। सुन लीजिए, यशपाल जी पिछली बार भी पूरी सत्ता का अनुभव करके आखिर में गए, और इस बार भी अगर आप देखेंगे तो वही चीज दोहराई है। हम लोग 1 साल की विधायकी छोड़ के गए थे, 1 साल की सत्ता छोड़ के गए थे। यशपाल आर्य जी आचार संहिता लागू होने के बाद भाजपा में आए, और आज भी जब मात्र कुछ समय बाकी था तो भाजपा छोड़ के कांग्रेस में चले गए। और इसके पीछे कहीं ना कहीं यशपाल जी के अंदर एक असुरक्षा की फीलिंग थी। किसान आंदोलन का डर उनको सता रहा था कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो वोटर है। आप लोगों में सुरक्षा नहीं, किसी में, बीजेपी में सब कोई सुरक्षा नहीं, कोई नहीं जाने वाला है, कोई मतलब सुबोध दुनियाल जी, हरक सिंह रावत जी, मैंने तो कहा था, सब। अभी मैं आपको ये भी सुना दूं, अभी एक शादी समारोह में मुझे हरीश रावत जी मिले, और हरीश रावत जी के साथ उनके दल के सारे लोग थे, गणेश जी थे, प्रीतम जी थे। तो हरीश रावत जी मुझसे कहे कि सुबोध जी आप कब लौट रहे हैं? तो मैंने कहा साहब, जब आप राजनीति से त्यागपत्र दे देंगे और जब राहुल गांधी कांग्रेस छोड़ देगा तो मैं हो सकता है, मैं सोचूं इस बारे में। बड़ी लगी खींच रहे हैं आप ये? निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि सुबोध दुनियाल जी का मन बीजेपी में रंग गया है, और वो मंत्री अपने विभागों में आज नहीं है। आप अपनी बातों पे स्टैंड नहीं कर रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं, ये भी कहा जाता है, अभी आप कह रहे हैं बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। राजनीतिक गलियारे में देखिए सर, ऐसा है ना, जब तक घटना घट नहीं जाएगी, मान लो हमने कहा कि सुबोध दुनियाल जी फला आदमी से मिल के आए हैं,
अब या तो तस्वीर सामने आ जाए या ये बात निकल के आती मिलने है भाई। देखिए मैं आपसे यही कह रहा हूं, यशपाल आर्य के और जाने से राजनीति पहले, में देखिए, यशपाल आर्य के जाने से पवन जी एक सेकंड देखिए, राजनीति में इस तरह की लकीर नहीं होनी चाहिए कि मिलना जुलना बंद हो जाए। मेरे यहां कांग्रेस के सब नेता आते हैं, देखिए मिलना जुलने को कभी भी राजनीतिक उलट फेर से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। हमारे व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे हो सकते हैं, राजनीतिक तौर पर मैं किसी को पसंद नहीं करता, आप भी शायद राजनीतिक तौर पर किसी को पसंद ना करते हो, लेकिन व्यक्तिगत संबंध राजनीति से ऊपर होते हैं। मेरे यहां कांग्रेस का व्यक्ति हो, बीजेपी का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के लिए मेरे दरवाजे खुले। ठीक है, सही है, इसमें कोई और नहीं। कांग्रेस के सारे नेताओं के यहां मेरा आना भी हुआ है, मेरा भी जाना होता है, लेकिन व्यक्तिगत संबंध। अभी विजयपाल सजवान जी मेरे मित्र हैं, नहीं आए हमारे साथ, लेकिन उनके बेटे की शादी थी, हम पूरी तरह शादी में रहे। देखिए शादी समारोह आपसी कार्यक्रम, इस पर राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ यशपाल आर्य के जाने से पहले तो आप ही के साथ है ना, शाम तक आपके साथ थे। यशपाल आर्य जी हम लोगों के साथी थे, इस बात का दुख जरूर है। बीजेपी में तो थे, कैबिनेट मंत्री तो थे आपके साथ। इस बात का दुख जरूर है कि यशपाल आर्य जी को कहीं ना कहीं अपने साथियों से, पुराने साथियों से चर्चा करनी चाहिए थी। बिना चर्चा करिए जिस तरह से चले गए, ये अच्छा काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि दम घुट रहा था, आप लोगों को दम तो नहीं घुट रहा है? दम तो मुझे कभी नहीं लगा उनका घुटते हुए। उन्होंने कहा ना 4 साल तक मुझे उनके 4 साल तक मुझे कहीं आर्य जी का दम घुटते हुए नहीं दिखाई दिया। अब किसी कांग्रेसी गोत्र के या कांग्रेस आए हुए नेता का दम नहीं घुट रहा बीजेपी में, वो रहेगा चुनाव, आपको लगता है? आपका क्या आकलन है, या आपको लगता है कोई और भी भाग सकता है? निश्चित रूप से हम सभी लोग बीजेपी के साथ, बीजेपी में हैं, मजबूती से हैं, और अगले चुनाव में बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए दृढ़ संकल्प है, और निश्चित रूप से सत्ता में लाने का काम करेंगे। फिर 3 मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री हटाया, फिर दूसरे लाए, फिर वो भी हटाया, फिर तीसरे लाए, धामी जी को लाए। अब आप 2-3 क्या है, 2-3 की आप बात करके, कांग्रेस में 2 मुख्यमंत्री नहीं आए थे उससे पहले बीजेपी 3 आए थे, फिर आप 3 फिर ले आए। अब पहले आप देखिए, मैंने ये कहना, आप स्पष्ट सीधी बात सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी एक नीतियों और कार्यक्रमों पर आधारित पार्टी है, एक्सपेरिमेंट करती रहेगी। सुन लीजिए पवन जी, 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव में गई, बताइए किस चेहरे पे गई थी? किसी भी नहीं, पार्टी सामूहिक नेतृत्व में मोदी के चेहरे पे जब सामूहिक नेतृत्व में गई, हाँ। और अपने नीतियों और कार्यक्रमों को लेके गई, एक चुनाव के संकल्प पत्र को लेके गई। आज भी नीतियां वही हैं, कार्यक्रम वही हैं, और उसी संकल्प पत्र को हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे थे, जिस संकल्प पत्र को 2017 में कोई नेतृत्व का, सरकार का नेतृत्व कौन कर रहा है मैटर नहीं करता है। मैन टू मैन उसके, ये बात अलग है, उसके काम करने की तरीका क्या है। हाँ। लेकिन पार्टी की नीतियों पे, पार्टी के कार्यक्रमों पे, पार्टी के घोषणा पत्र पे इससे कोई असर नहीं। फिर चेहरा क्यों बदला जाता है जी? फिर चेहरा क्यों बदला? फिर तो कोई भी रहे, आपकी नीतियां आप वही है, आपके कार्यक्रम वही है, पार्टी के धारा वही है, विचारधारा वही है, फिर चेहरा बदल दे रहे हैं 4-4 महीने में। हाईकमान इस निर्णय को लेता है, और जिसको लगता है कि इस समय ये व्यक्ति उपयुक्त है, उसको जिम्मेदारी देने का काम करता है। 22 में फिर आएगी बीजेपी, निश्चित रूप से आएगी। 60+ का नारा लोग दे रहे हैं, जमीन पे लोग कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस से अच्छा कंपटीशन आम आदमी पार्टी भी आ गई है आप लोगों की मदद करने के लिए। देखिए, आम आदमी पार्टी, मैं समझता हूँ ये एक मीडिया के द्वारा पैदा की भी पार्टी है। उत्तराखंड में इस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। आने के बाद देखिएगा, एक भी सीट आम पार्टी को नहीं मिलने वाली इस राज्य में। ओके, कांग्रेस को कितनी सीट मिलेंगी, बीजेपी को कितनी मिलेंगी? आज 11 हैं, 5-7 ही शायद बढ़ जाए, और आप लोग 5-7 घट जाएंगे। 5-7 किसी का बढ़ेगा तो किसी का घटेगा, लेकिन सत्ता से बेशक रहिए। 57 है, 57, और सरकार बनती है 36 पे, आप 5-7 घटा दीजिए तो भी सरकार बनेगी। हमसे चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर सुना आपने, सुबोध उनियाल जी बेबाकी से बात करते हैं, ये उनका अपना बिंदास अंदाज भी है, स्पष्टता से बात करते हैं, और राजनीति भी स्पष्टता की करते हैं। ये वजह है कि उनके राजनीतिक विरोधी भी उनको पसंद करते हैं। जब से वो मंत्री बने हैं, उनके साथ तमाम, चाहे वो विपक्षी दल के नेता हों, चाहे पार्टी के नेता हों, जो खांटी भाजपाई नेता हैं, उनके बीच भी हम ये कहते सुने जाते हैं कि एक मंत्री ऐसे हैं जिनका फ़ोन 24 घंटे उठता है, वो हर फ़ोन, हर मिस कॉल का जवाब भी देते हैं, और उनके घर पर जाते हैं तो चाहे उनके विभाग से परे की चीज़ हो, उनके क्षेत्र से परे की चीज़ हो, उस पर भी वो पहल करते हैं। निश्चित तौर पर ये काम और नाम सुबोध उनियाल ने पिछले 4.25 साल में कमाया है। नमस्कार।